नमस्कार, राजनीति पॉडकास्ट के एक और एपिसोड में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और ये जो पॉडकास्ट का एपिसोड है ये हमारी स्पेशल श्रृंखला का ये दूसरा एपिसोड है, जिसमें हम पहले पार्ट में जो है हमने इंदिरा गांधी के इनिशियल पॉलिटिकल करियर की जो है बात करी। और आज का जो एपिसोड है हम इसमें बात करने वाले हैं इंदिरा गांधी के सबसे टर्मोइल फील्ड टेन्योर के बारे में। और मेरे साथ हमेशा ही पॉडकास्ट पर रहते हैं मृत्युंजय। मृत्युंजय, कैसे हैं आप? मैं अच्छा हूं और आपको नमस्कार और हमारे सभी दर्शकों को भी मेरा नमस्कार। जी और जी मृत्युंजय, तो हमने जब लास्ट टाइम जब हमारी बातचीत हो रही थी और जब हम इंदिरा गांधी के पॉलिटिकल करियर पे नजर डाल रहे थे, तो हमने जो है करीब करीब 1971 पर आकर एक विराम लगा दिया था कि हमने बात करी किस तरीके से इंदिरा गांधी की सरकार बनी और किस तरीके से उन्होंने कुछ ऐसे डिसीजंस लिए, जैसे बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया और कुछ और अमेरिका के पास जाकर जो है वीट की जो है गुहार लगाई और ऐसी बहुत सारी चीजें हुई। लेकिन वो सारे डिसीजन जो है इंदिरा गांधी के लिए बैकफायर हुए। लेकिन उसके बाद 1971 में जो है इलेक्शंस हुए और उसमें काफी बड़ी मात्रा में जो है करीब 350 जो है सीटें कांग्रेस को वहां पर मिली। और फिर जो है कांग्रेस की सरकार एक बार फिर सेंटर में आ गई इंदिरा गांधी की लीडरशिप में। लेकिन उसके बाद जो है काफी टर्मोइल का सामना, अगर मैं बात करूं, इंदिरा गांधी को फेस करना पड़ा, क्योंकि जो सरकार थी उनकी वो तो अच्छी चल रही थी, लेकिन उसके बाद जो है बांग्लादेश की जो है बांग्लादेश में वॉर जो है वो शुरू हो गई करीब करीब 1971 उसी के अराउंड। और फिर ऑयल शॉक भी हुआ वर्ल्ड में, क्योंकि गल्फ में उस टाइम वॉर चल रही थी। इंडिया में जो है पेट्रोलियम प्राइसेस बहुत ज्यादा बढ़ गए और इंडिया में इन्फ्लेशन भी बढ़ गई। तो ये 1971 का साल जो है वो इवेंटफुल तो था इंदिरा गांधी के लिए, लेकिन आपकी नजर में किस तरीके से इंदिरा गांधी ने इन सब चीजों को हैंडल किया और खासकर 1971 की बांग्लादेश वॉर को? देखिए, अगर हम आगे बढ़े 70s के दशक में कि किस तरह से इंदिरा गांधी ने अपनी राजनीतिक हैसियत को स्थापित किया और किस तरह से अपने विरोधियों को ठिकाने लगाया या उनके खिलाफ वो ताकतवर बन के उभरी, तो हमें फिर से एक बार जरा उसी दौर में जाना होगा जब इंदिरा गांधी 66 में प्राइम मिनिस्टर बनती हैं और मात्र 4 साल में उनको इतने उतार चढ़ाव देखने पड़े जिसकी कोई सीमा नहीं थी। और इंदिरा गांधी के बारे में एक चीज बहुत स्पष्ट होना चाहिए कि इंदिरा गांधी कौन थी। अगर उनके चरित्र का चित्रण करना हो, उनका एक पिक्चर आपको ड्रॉ करना हो, तो इनकी सबसे बड़ी खासियत ये है कि इनके अंदर कोई बहुत काबिलियत नहीं थी। इंदिरा गांधी डिड नॉट हैव अ एडमिनिस्ट्रेटिव एक्यूमेन, शी डिड नॉट इवन हैव अ पॉलिटिकल एक्यूमेन, लेकिन उनके अंदर जो सबसे बड़ी ताकत थी वो थी उनकी राजनीतिक महत्वाकांक्षा। राजनीतिक महत्वाकांक्षा के मामले में इंदिरा गांधी का कोई सानी नहीं था, उनके जैसा कोई दूसरा नहीं था। और वो अपनी राजनीतिक तौर पे अपनी मजबूती के लिए, अपनी स्थिरता के लिए और अपने विरोधियों के खिलाफ जीतने के लिए वे किसी भी हद तक जा सकती थीं और आने वाले वर्षों में उन्होंने ऐसा करके भी दिखाया। देखिए, इंदिरा गांधी ने सबसे पहले ये बात समझ लिया, चाहे अपने सलाहकारों की मदद से या जैसे भी, कि जब तक उनका जनाधार नहीं बनेगा अपना, क्योंकि उनको तो ऊपर से लाया गया था सिंडिकेट के द्वारा। जी, उनके पिता ने भी उनको कोई वैसे प्रमोट ज्यादा नहीं किया था, जिससे कि एक मास लीडर के तौर पे प्राइम मिनिस्टर बनने के पहले मास लीडर के तौर पे उनकी छवि उभर के आए। तो इंदिरा गांधी ने जनता तक अपनी पहुंच बढ़ाने के लिए उन्होंने कुछ ऐसे कदम उठाए जिसमें कि जो प्राइवेट क्षेत्र की कई कंपनियां थीं और कई प्राइवेट सेक्टर के जो प्रतिष्ठान थे, उनका नेशनलाइजेशन करने का। तो उनके जो कर्मचारी थे, उनके ऊपर जो अस्थिरता का एक इंस्टेबिलिटी का तलवार लटकता रहता था कि कभी भी नौकरी से निकाला जा सकता है, उससे थोड़ी राहत मिली। और इसका एक बहुत ही मजबूत, एक बड़ा स्ट्रॉन्ग सेंटिमेंट क्रिएट हुआ इंदिरा गांधी के फेवर में। और जैसे बैंक के कर्मचारी थे, तो बैंक के कर्मचारियों ने हर जगह इंदिरा गांधी के सपोर्ट में नारेबाजी लगानी शुरू कर दी। आगे चल कर के इंदिरा गांधी ने एक मैसेज भेजा कि वो इंडिया के सभी माइंस का नेशनलाइजेशन करेंगे, यानी पूरा का पूरा माइनिंग सेक्टर गवर्नमेंट के हाथ में आएगा।
तो उस समय जो प्राइवेट माइनर्स थे, यानी माइनिंग कंपनी के मालिक थे जो, वे सब माइनर्स की का बहुत ही शोषण करते थे। यानी ओके। मिल जो जो मजदूर थे उनका बड़ा ही शोषण करते थे, और उनको कोई वैसा सुरक्षा, आर्थिक सुरक्षा, या फिर उनको मरने पर किसी तरह की सुरक्षा उनके परिवार वालों को, वैसी कोई सहूलियत हासिल नहीं थी। तो हम्म। इंदिरा गांधी ने उसकी बात की, बैंकों के राष्ट्रीयकरण की बात की, और सबसे बड़ी बात ये कि जो राजा महाराजा थे, जो कि एक तरह से उन्होंने बहुत ही बड़ा सैक्रिफाइस किया था, कि उन्होंने भारत की एकता और अखंडता के लिए अपनी राजगद्दी को लात मार दी थी, लेकिन उनको एक पेंशन जो भारत सरकार ने तय किया था देना, उसे इंदिरा गांधी ने खत्म करने का फैसला जी। किया 69 में आकर के। और जब इसको पेश किया गया संसद में, तो ये प्रस्ताव गिर गया, ये प्रस्ताव पारित नहीं हो सका। हम्म। और इस प्रस्ताव के गिर जाने के बाद इंदिरा गांधी को बहुत ही ज्यादा क्षोभ हुआ, और बैंकिंग वाला मामला, उसमें भी कोर्ट से इंदिरा गांधी की ठन गई। तो उन्होंने, क्योंकि कोर्ट ने इसको गैर कानूनी घोषित कर दिया, जी। कोर्ट का ये कहना था कि ये असंवैधानिक है, क्योंकि जो बैंकों की संपत्ति है, उसका मुआवजा वो देने का जो प्रावधान होना चाहिए था, उसको लेकर के अदालतें जो थी वो संतुष्ट नहीं थी, और जो बैंकों के मालिक थे, उनको भी सही किस किस्म से मुआवजे की जरूरत थी। जी। तो इन बातों के परिप्रेक्ष्य में ये साफ तौर पे मुझे लगता है कि इंदिरा गांधी से भले ही चाहे कोई भी कितना भी नाराज हो, हम्म। लेकिन इतना तय था कि जो मजदूर वर्ग था, जो गरीब वर्ग था, वो इंदिरा गांधी के पक्ष में लामबंद हो रहा था। और भले ही इंदिरा गांधी की सरकार अल्पमत की सरकार थी, क्योंकि जानते हैं कि इंदिरा गांधी की पार्टी जो थी वो 68 69 के प्रेसिडेंशियल इलेक्शन में वो टूट गई थी, जी। जबकि इंदिरा गांधी ने कांग्रेस के ही कैंडिडेट को हराकर एक अपना निर्दलीय कैंडिडेट बीबी गिरी को राष्ट्रपति बनवा दिया था। जी। तो ऐसी सूरत में इंदिरा गांधी की जो का पोजीशन जो था, वो और भी ज्यादा पुख्ता होता चला जा रहा था। हम्म। और इसी में जब उन्होंने देखा कि पार्लियामेंट में, अदालतों में, और पार्टी के अंदर, और कई सारे बुद्धिजीवी, पार्टी के बड़े-बड़े पदाधिकारी इंदिरा गांधी के इन फैसलों की मुखालिफत कर रहे हैं, जी। तब फाइनली इंदिरा गांधी तय करती हैं कि समय से 1 साल पहले, यानी जो इलेक्शन होने थे 71-72 में, जी। वो इंदिरा गांधी 1970 के लास्ट में पार्लियामेंट यानी लोकसभा को डिसॉल्व करने का रिकमेंडेशन करती हैं। राष्ट्रपति उनकी पसंद के थे, उनकी मर्जी के थे, उन्होंने ही बीबी गिरी को राष्ट्रपति बनाया था। जी। और इसी का नतीजा होता है कि लोकसभा भंग कर दिया जाता है, और फरवरी मार्च में जो दोबारा फिर से इलेक्शन होता है, उस इलेक्शन में इंदिरा गांधी एक प्रचंड बहुमत 350 से ज्यादा सीटें लेकर और सत्ता में वापसी करती हैं। और इसके पश्चात तो फिर इंदिरा गांधी के सत्ता में आ जाने से अब उनके पास इतनी सहूलियतें थीं कि जी। अगर वो जो चाहें सो अपने पक्ष में संशोधन कर सकती थीं। और इन्हीं संशोधन तभी फिर अब होता ये है कि एक तरफ इंदिरा गांधी चुनाव जीतती हैं, उनके लिए बड़ा ही फेवरेबल माहौल अभी तक चल रहा था। जी। तभी पड़ोसी देश पश्चिम में, भारत का जो पड़ोसी देश था पाकिस्तान, वहां पर गड़बड़ी की खबरें आनी शुरू होती हैं। जी। दरअसल पाकिस्तान के 2 हिस्से थे, एक पूरब में बांग्लादेश था, और पश्चिम में पश्चिम पाकिस्तान, और पूरब में था पूर्वी पाकिस्तान। पाकिस्तान। जी। तो पूर्वी पाकिस्तान में जो बंगाली स्पीकिंग लोग थे, उनको पश्चिम पाकिस्तान के जो उर्दू और पंजाबी स्पीकिंग लोग थे, वो बड़ा ही सप्रेस करते थे। हम्म। 70-71 का जो इलेक्शन होता है, उसमें जी। बंगाली स्पीकिंग पॉलिटिशियन जो थे, शेख मुजीबुर रहमान, जी। उनकी अवामी लीग को क्लियर मेजॉरिटी मिलती है, जो कि शेख हसीना के फादर है थे। जो शेख हसीना के फादर है, जो अभी इंडिया में अभी उन्होंने अजाइलम उनको मिला हुआ है। जी। तो शेख मुजीबुर रहमान को वहां के प्राइम मिनिस्टर के पोस्ट के लिए जब शपथ लेने की बारी आई, तो उनके खिलाफ कई मुकदमे चला करके और देश को अस्थिर करने का, इंस्टेबिलिटी का आरोप लगाया गया उनके ऊपर। उनको जेल में डाल दिया गया और उनको मौत की सजा सुना दी गई। जी। हालांकि मौत की सजा अभी डेफर हो रही थी, क्योंकि एक पॉलिटिकली जो इंसान, दरअसल उनका पोजीशन इस किस्म से था कि हाल ही में उन्होंने एक बहुत बड़ा चुनाव जीता था उनकी पार्टी ने, जी। वहां के पाकिस्तान के पार्लियामेंट में। तो ऐसे पॉलिटिशियन को अगर आप सीधे सीधे फांसी पर चढ़ा देते हैं, तो जो अमेरिका पाकिस्तान के साथ खड़ा था, उसे भी ये बात रास नहीं आ रही थी।
जी। तो इस वजह से वहां एक डिप्लोमेटिक या इंटरनेशनल प्रेशर के तहत मुजीबुर रहमान की जो फांसी थी उसको टाल दिया गया था। हुँ, अब होता ये है कि एक तरफ मुजीबुर रहमान की फांसी इधर टल गई, दूसरी तरफ याहिया खां की जो फौज थी, जो कि वहां का सारा मिलिट्री ऑपरेशन देख रहा था, हुँ, जनरल टिक्का खान, तो वो ये सब पाकिस्तानी जितने कमांडर्स थे, ये बांग्लादेश में बहुत ही भयानक रूप से बंगाली स्पीकिंग मुस्लिम्स का और हिंदुओं का परसिक्यूशन कर रहे थे। कहा जाता है कि 20 लाख लोग तो मारे गए जी, और करोड़ों औरतों का वहां पर बलात्कार किया गया। हुँ, कहा यह जाता है कि याहिया खां का संदेश था अपनी फौज को कि इतने बलात्कार करो कि बंगालियों की नस्ल बदल के पंजाबी नस्ल हो जाए। जी, तो ये कि इतने वहां पर मैंने बलात्कार की घटना कहते हुए भी जबान लड़खड़ाती है और जी, बहुत ही शर्म महसूस होता है, लेकिन एक ऐतिहासिक सच्चाई है कि जनरल याहिया खान ने अपनी फौज को यह आदेश दिया कि वहां की नस्ल ही बदल दो, वहां पर ऐसे पंजाबी नस्ल के बच्चे पैदा करो, वहां की बंगाली स्पीकिंग या बंगाली मूल की जो महिलाएं हैं उनसे, और जी, जितनी जबरदस्ती कर सको। तो वहां पर एकदम से बेइंतहा मतलब एकदम से किस्म का कार्रवाई किया गया पाकिस्तान फौज के द्वारा, जी, जिसका कि इतिहास में रेयरेस्ट ऑफ रेयर कोई एग्जाम्पल नहीं मिलता है। हुँ, और फिर इधर इंदिरा गांधी इस हालात को देख करके और वो चुप नहीं रहती, और वो अच्छा, इंदिरा गांधी ने एक बड़ा अच्छा काम किया था अपने पहले 4 साल में। जी, उन्होंने 68 में आर एन काउ के नेतृत्व में देश की जो नेशनल सिक्योरिटी है उसको और पुख्ता बनाने के लिए उन्होंने आईबी के अलावा, आईबी तो इंटरनल इनपुट या इनपुट्स कलेक्ट करता है, जी, तो इंटरनेशनल इनपुट्स कलेक्ट करने के लिए उन्होंने R&W यानी रिसर्च एंड एनालिसिस विंग का गठन किया, और अपने एक मित्र जो कि मिस्टर आर एन कौ थे, जी, जिनको कि कहा जाता है जेंटलमैन स्पाई, तो एक सज्जन स्पाई के तौर पे उनको गिना जाता है। बड़े ही इंटेलिजेंट इंसान थे, कश्मीरी मूल के थे। जी, इंदिरा गांधी का परिवार भी कश्मीरी मूल का था, और इंदिरा गांधी की माँ और आर एन काउ की माँ, ये दोनों अच्छी सहेलियां थीं, जी, अच्छी मित्र थी दोनों। तो इस वजह से इंदिरा गांधी ने अपने एक ट्रस्टेड स्पाई को इसकी पूरी जिम्मेवारी दी, और R&AW इसलिए बनाया गया क्योंकि जो 62 का वॉर था या 65 का जो वॉर था, तो जी, इन वॉर्स में जो इंटरनेशनल लेवल पे इंडिया को यानी प्राइम मिनिस्टर ऑफिस को जो इनपुट्स चाहिए थे, वे इनपुट्स शास्त्री जी को अवेलेबल नहीं हो पाए थे या नेहरू जी को अवेलेबल नहीं हो पाए थे। जी, इस बात से इंदिरा गांधी अच्छी खासी भली भांति वाकिफ थी। देखिए, किसी भी प्राइम मिनिस्टर की सफलता में जो एक सबसे बड़ा योगदान होता है जिस चीज का, वो ये कि भले ही उसकी निजी योग्यता बहुत ज्यादा नहीं हो, हुँ, लेकिन वो प्राइम मिनिस्टर अपने इर्द गिर्द कुछ काबिल लोगों को जरूर इकट्ठा करके खड़ा रखता है। जी, और इंदिरा गांधी ने भी ये काम बखूबी किया था, जैसे उनमें से एक आर एन कौ थे। उसके बाद उन्होंने ये क्या कहते हैं, एक और महाशय थे, ये जो कि कश्मीर सिंडिकेट कहा जाता है इंदिरा गांधी का, जी, तो उनको, वो भी कश्मीरी ब्राह्मण ही थे, जिनके सलाह पर आगे चल करके फिर नरसिम्हा राव का भी अपॉइंटमेंट होता है प्राइम मिनिस्टर पोस्ट के लिए। जी, सोनिया गांधी उन्हीं को बुलाती हैं। हाँ, मिस्टर हक्सर, तो मिस्टर हक्सर जो थे वो, तो इंदिरा गांधी अपने इर्द गिर्द ऐसे लोगों को खड़ा करके रखती हैं जो कि सही में काफी ज्यादा काबिल थे, काफी ज्यादा जानकार आदमी थे। जी, तो इंदिरा गांधी ने जो रॉ का गठन किया था, इसका उनको फायदा मिलता है, और इनपुट्स उनको समय पर मिलते हैं कि बांग्लादेश को लेकर के पाकिस्तान का अगला कदम क्या होगा, और बांग्लादेश के मामले में पाकिस्तान बांग्लादेश के इलाके में यानी पूर्वी पाकिस्तान में क्या कुछ कर रहा है, ये जी, सारे इनपुट्स प्राइम मिनिस्टर ऑफिस को अवेलेबल हो रहे थे। और इसी वजह से इंदिरा गांधी ने जो एक मुक्ति वाहिनी बनी थी बांग्लादेश के यानी जी, पूर्वी पाकिस्तान के लिबरेशन के लिए, जी, तो उसके लिए इंदिरा गांधी एक बहुत पुख्ता इंतजाम करती हैं, जिसमें कि उनको पूरी ट्रेनिंग दी जाती है इंडियन फौज के द्वारा। हुँ, इंडियन फौज उनको ट्रेन करती है, और ट्रेनिंग देने के बाद बांग्लादेश के लोगों को ये एक लिबरेट तरह की करने का उम्मीद जगती है, जी, और लिबरेट मुक्ति करने वाहिनी भी एक ऑनस्लॉट शुरू करती है पाकिस्तानी फौज के द्वारा। जी, और इसी से खिंचकर, दूसरी तरफ भारत की बैकिंग तो थी ही, इसी से खिंचकर
ये पहले गुजरात में और आगे चल करके दूसरे सेक्टर में पाकिस्तान भारत से युद्ध की घोषणा कर देता है। जी, लेकिन इस लड़ाई में उस समय के भारत के जो आर्मी चीफ थे जनरल सैम मानेकशॉ, तो जी, सैम मानेकशॉ के नेतृत्व में भारत एक शानदार जीत हासिल करता है और हुँ, पाकिस्तान के 90,000 सैनिक सरेंडर करते हैं हमारे वहां के लेफ्टिनेंट जनरल जगजीत सिंह अरोड़ा के सामने। जी, और ये एक सिग्नेचर होता है पाकिस्तान के लिए। ये जो डिफीट था वो बहुत ही ह्यूमिलिएटिंग था। इसके अलावा 9000 स्क्वायर किलोमीटर, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि 9000 वर्ग किलोमीटर का पूरा का क्षेत्रफल पाकिस्तान का ये इंडिया ऑक्यूपाई कर लेता है, भारत के कब्जे में आ जाता है। जी, तो ये भारत की एक शानदार जीत थी और इस जीत के उपलक्ष्य में ही इंदिरा गांधी को राष्ट्रपति वीवी गिरी उनको राष्ट्रपति सम्मान देने का की घोषणा करते हैं, यानी ठीक उनको है। भारत रत्न देने की घोषणा की जाती है। और इंदिरा गांधी का की जो लोकप्रियता थी इस दौर में अपने चरम पर पहुंच चुकी थी, जी, क्योंकि बांग्लादेश में पहली बार एक भारत को आजादी के बाद पहली बार एक ऐसी सफलता हासिल हुई थी जंग के मोर्चे पर जी, जिसको क्लियर कट विक्ट्री कहा जा सकता है, क्योंकि बिल्कुल। 65 की लड़ाई में भारत को अपर हैंड जरूर था, हुँ, लेकिन पाकिस्तान से को यह मनवाया नहीं जा सका कि वो लड़ाई भारत जीता था, जी, क्योंकि दोनों के नुकसान हुए थे, अच्छे खासे नुकसान हुए थे। हुँ, पाकिस्तान का नुकसान ज्यादा था, पाकिस्तान को विड्रॉ भी करना पड़ा था तो भी, जी, लेकिन वो पाकिस्तान से अच्छे से उसको हम ये मनवा नहीं पाए थे कि वो जंग हारा है और भारत जंग जीता है। जी, लेकिन ये जो लड़ाई हुई थी आपको जो मैं 71 बात की। कर रहा हूँ 71 की, जी, 71 के लड़ाई में भारत को स्पष्ट क्लियर विक्ट्री हासिल हुई थी और इस लड़ाई में भारत ने जो सफलता पाई उससे भारत का दबदबा पूरे विश्व में बढ़ गया था। हुँ, इंदिरा गांधी ने इसके लिए कई मोर्चों पे पहले से तैयारी कर रखी थी और जी, उसमें जो एक सबसे महत्वपूर्ण उनकी तैयारी थी वो था रशिया के साथ इंडिया का एक 20 साल का एक ट्रीटी, यानी जी, मैत्री समझौता, हुँ, भारत रूस मैत्री समझौता, यानी यूएसएसआर के साथ 20 साल की दोस्ती का उन्होंने एक समझौता किया था और इसका एक डिप्लोमेटिक लेवल पे और यूएन जनरल असेंबली में भी, सिक्योरिटी काउंसिल में भी इसका बहुत फायदा मिला। और जी, साथ ही साथ जब अमेरिका कोशिश कर रहा था कि वो पाकिस्तान का साथ देगा 91 के जंग में, तो दूसरी तरफ रशिया भी अपनी ओर से स्टेटमेंट्स उसने दिया कि अगर भारत के खिलाफ अमेरिका उतरता है तो रूस चुप नहीं बैठेगा, जिसकी वजह से एक डिटरेंस क्रिएट हो सका भारत के पक्ष में जी। और अमेरिका और पाकिस्तान के खिलाफ। और ये कुछ ऐसे फैक्टर्स थे। रॉ की भूमिका थी, R&AW, हालांकि उसको रॉ नहीं कहना चाहिए, अब लेकिन आर अब उसको एंड हम ए आम भाषा में रॉ ही बोलते हैं मृत्युंजय। नहीं, आम भाषा में कहते हैं, लेकिन हम जो थोड़े एकेडमिक्स किस्म जी, तो एकेडमी उसको स्टूडेंट्स आर में एंड आर एंड डब्ल्यू ही हाँ, बोला जाता है। हमें R&AW ही कहना चलो चाहिए, बढ़िया। जी, क्योंकि भारत की आन बान शान का प्रतीक रहा है रॉ, माने R&AW भारत की शान का प्रतीक रहा है, इसलिए उसे हम रॉ का मतलब कुछ और होता है, जी, तो वो नहीं है, ये R&AW है। तो जी, R&AW जो है वो एक बड़ा ही कामयाब संगठन रहा है अपने आप में जी, और उनकी भूमिका बड़ी ही महत्वपूर्ण रही और इसी की बदौलत भारत को सफलता हासिल हुई। और जब ये सफलता मिली उसके बाद से फिर इंदिरा गांधी ने तुरंत अगले ही साल 72 में भारत का न्यूक्लियर प्रोजेक्ट शुरू कर दिया जी, और 74 में भारत ने पहला न्यूक्लियर टेस्ट किया पोखरण के रेगिस्तान में और उसको लिया नाम दिया गया लाफिंग बुद्धा। और इंदिरा गांधी ने विश्व समुदाय को यह घोषित करके बताया कि ये शांतिपूर्ण उद्देश्य के लिए भारत ने न्यूक्लियर टेस्ट किया है और इसके बाद भारत ने खुद ही अपने ऊपर मोरेटोरियम यानी एक तरफा प्रतिबंध लगा लिया कि हुँ, हम अब आगे किसी तरह के न्यूक्लियर टेस्ट नहीं नहीं करेंगे, करेंगे। जिसका कि कोई बहुत ही ज्यादा असर नहीं हुआ। जो असर हमने देखा था 98 में जब अटल जी के समय में न्यूक्लियर ब्लास्ट हुआ वक़्त था, हुआ था। जी, उसके बाद भारत पर बहुत प्रतिबंध लगाए गए थे, बिल्कुल। लेकिन उस समय उतने प्रतिबंध नहीं लगे, उसको लेकर ज्यादा हंगामा नहीं हुआ हुँ। और इससे भी विश्व समुदाय में भारत की प्रतिष्ठा बढ़ी और मजबूत हुई। जी, लेकिन मृत्युंजय इसी लेकिन के जी, 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 जी। हमने जो है काफ़ी जो है बात करी, लेकिन जो बीच का जो टाइम था 1971 से 1974 तक अगर हम बात करें
कि या 1975 तक की बात करते हैं। तो इस बीच जो है भारत में टर्मोइल भी काफी जो है देखने को मिला। हालांकि इंदिरा गांधी की जो आपने बात कही कि 1971 का जो बांग्लादेश वॉर था वो भारत जरूर जीता, और बांग्लादेश की स्थापना हुई उससे पहले जो है वो पाकिस्तान का पार्ट हुआ करता था। लेकिन उसके बाद इंटरनली जो है इंदिरा गांधी को काफी टर्मोइल्स का सामना करना पड़ा। देश में इन्फ्लेशन बढ़ा, देश में अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ा, जिसकी वजह से इंदिरा गांधी को काफी बैकलैश भी जो है झेलना पड़ा। तो उसके बारे में थोड़ा सा बताइए कि क्या वहां पर इंदिरा गांधी को, हालांकि विश्व पटल पर डेफिनेटली इंदिरा गांधी ने भारत को चमकाया जरूर, लेकिन इंटरनली उनको किस तरीके का बैकलैश झेलने को मिल रहा था, उनको किस तरीके की जो उनकी पॉलिसीज थी उसकी वजह से भारत में इंटरनली उनको क्या क्या प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ रही थी? देखिए, भारत के सामने आजादी के समय से ही कुछ रियल चैलेंजेस थे, और इस सेक्टर में जो असल काम हुआ था वो तो पंडित नेहरू के समय हुआ था, क्योंकि पंडित नेहरू ने भारत में कृषि की उन्नति के लिए बहुत अच्छा इनिशिएटिव कुछ लिया था, जिसमें कि भाखड़ा नांगल जो प्रोजेक्ट है उसको कामयाबी से उन्होंने लागू किया, और इसी का नतीजा था कि भारत में एक बहुत ही अच्छा लेकिन इसका फायदा हुआ पंजाब को, जी और साथ ही साथ अगल-बगल के जो कुछ राज्य हैं उनको इसका अच्छा फायदा हुआ भाखड़ा और नांगल का। लेकिन ज़रूरत ये थी कि भारत में सिंचाई के साधन को बेहतर बनाने, भारत की नदियों से डैम निकाल कर के पानी की व्यवस्था करने, और जो भारतीय कृषि कहा जाता है कि इट इज़ अ गैम्बल विद मानसून, यानी वो मानसून के साथ एक जुआ है, तो जी उससे बाहर निकालने की ज़रूरत थी। इसको लेकर नेहरू के टाइम से ही ज़्यादा कुछ प्रगति नहीं हुई, और इसका नतीजा ये था कि जिस वर्ष बारिश अच्छी नहीं होती थी या बारिश गड़बड़ हो जाती थी, जी उस वर्ष भारत को बहुत ही भयानक सूखा का सामना करना पड़ता था, और ये अकाल में तब्दील होता था, यहाँ तक कि लोगों की मौत हुआ करती थी, जी भुखमरी के कारण। और भारत में अनाज इतना नहीं था कि भारत अपनी जनता को अनाज बाँट सके। हम्म तो इस वजह से भारत अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे कई देशों का मोहताज भी था। इंदिरा गांधी के समय भी वही स्थिति थी, तो राजनीतिक तौर पे इंदिरा गांधी ने अपने आप को मजबूत ज़रूर कर लिया था, लेकिन अभी भी भारत की आबादी का एक बड़ा हिस्सा, अभी आज की तारीख में भारत में 50% के करीब लोग अभी भी कृषि और जो हम प्राइमरी सेक्टर का, जो इकोनॉमी का प्राइमरी सेक्टर है, यानी कृषि, पशुपालन, जी फिशरी, फॉरेस्ट्री, इन सभी सेक्टर में आज भी 50% के करीब लोग उसमें एंगेज हैं, हम्म जिससे कि बहुत ज़्यादा कमाई नहीं होती। जी और सबसे ज़्यादा कमाई तो होती है आपको सर्विस सेक्टर से, लेकिन इसमें आबादी का सबसे छोटा हिस्सा इसमें एंगेज है। जी इसके कारण इनकम आज भी भारत में जो है वो बहुत ही इम्बैलेंस है, यानी आबादी का एक बहुत बड़ा हिस्सा पैसे से वंचित है, और बहुत ही छोटा-सा वर्ग के पास कई गुना ज़्यादा पैसा है। यानी हम्म अमीरी-गरीबी की खाई जो बढ़ रही है, उसके पीछे भी यही कारण है। तो वजह उस समय स्थिति और भी खराब थी, और किसानों को बार-बार जो सूखा पड़ रहा था, इसकी वजह से फसल नष्ट हो रही थी, अनाजों के यानी फूड ग्रेन्स के दाम बढ़ रहे थे, जी और लोगों के भूखमरी की स्थिति और दिन पर दिन विकराल होती जा रही थी। दूसरी तरफ ये भी हो रहा था कि इंदिरा गांधी का जो कई महंगाई बढ़ने के कारण और बेरोजगारी बढ़ने के कारण छात्रों के बीच, जो कि एक जमाने में इंदिरा गांधी की पॉपुलैरिटी काफी अच्छी हो रही थी, गरीब तबका जो कि प्रीवी पर्स के मामले में या बैंकों के और माइंस के राष्ट्रीयकरण के कारण इंदिरा गांधी की पॉपुलैरिटी बढ़ी थी उनके बीच, जी मजदूर तबके के बीच, वे सब के सब अब नाखुश होने लगे थे, क्योंकि उनकी गरीबी की समस्या का कोई ठोस समाधान निकलता दिखाई नहीं दे रहा था। जी अच्छा देखिए, 71 के इलेक्शन में जो इंदिरा गांधी के विरोधी थे, उन सबने नारा दिया था इंदिरा हटाओ, इंदिरा गांधी ने नारा दिया गरीबी हटाओ, हम्म लेकिन न इंदिरा हटी न गरीबी हटा। विडंबना सबसे बड़ी ये थी कि जी न विपक्ष इंदिरा को हटा पाया और न इंदिरा की गरीबी को हटा पाई, जी और इंदिरा के खिलाफ अब जनता का आक्रोश और गुस्सा बढ़ने लगा। इसी बीच जो हम्म अरब वर्ल्ड में तेल की कीमतें बेतहाशा जो बढ़ गई, जी इसकी वजह से क्या हुआ कि इंडिया में भी तेल की कीमत बढ़ी, और हम अपने ये जो जरूरत का मतलब तकरीबन 70 से 80% उस जमाने में इंपोर्ट किया करते थे। हम्म तो जाहिर है कि तेल की कीमत बढ़ने के बाद हमारा बहुत कुछ गड़बड़ा गया, जैसे बैलेंस ऑफ पेमेंट,
इंडिया का बैलेंस ऑफ पेमेंट आज भी इंडिया के पक्ष में नहीं है, तो उस समय तो स्थिति और भी ज्यादा खराब थी। हमारा जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व था उसकी तो इतनी भद्द पिट गई कि पूछिए ही मत। और तो और उस दौर में लोग भारत में जो सरकार जो थी वो खुद तय करती थी एक्सचेंज रेट, और जी। उस एक्सचेंज रेट को तय करने के कारण लोगों को बहुत ज्यादा, जो विदेश से डॉलर लेकर आते थे, फॉरेन करेंसी लेकर आते थे, उनको कोई खास फायदा नहीं होता था। एक पैरेलल हवाला इकोनॉमी डेवलप हो गई थी पूरी, ओके। और उसको रोकने के लिए इंदिरा गांधी ने 2 कानून बनाए। एक कानून था कोफेपोसा, ओके। यानी जिसमें कि कंट्रोल करना था ये स्मगलिंग एक्टिविटीज को कंट्रोल करना था, और दूसरा था कानून फेरा, यानी फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेटरी एक्ट, जिसको अब बदल के फेमा कर दिया गया है। यानी फेरा और फेमा में अंतर ये है कि फेरा जो था वो बड़ा ही ड्रैकोनियन लॉ था, यानी अगर आप फॉरेन एक्सचेंज के गड़बड़ में अगर पकड़े जाते हैं तो बड़ी कठोर सजा होती थी और बड़ी बुरी तरीके से आपका इंटेरोगेशन होता था। जबकि अब वो मैनेजमेंट एक्ट हो जाने से उसमें कई तरह की चीजों को थोड़ा सा छूट दे दी गई है कि आप फाइन दे करके भी फाइन दे सकते हैं, आपके ऊपर फाइन लगाया जाएगा। लेकिन पहले वाला मामला अब नहीं रहा, उतना अब कठोर ये कानून नहीं रहा है। तो ये दोनों कानून लागू करने के बाद से भारत में फॉरेन एक्सचेंज को लेकर के और ज्यादा गड़बड़ स्थिति होने लगी। अब भारत में कोई पैसा भेजना ही नहीं चाहता था जो भारतीय मूल के लोग थे। तो हमारा फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व जो है उसकी हालत और खराब हो गई। इसके कारण जो हम बेहतर टेक्नोलॉजी, बाहर से मशीनरी नहीं खरीद सकते थे। इंदिरा गांधी की इंडस्ट्रियल पॉलिसी और ज्यादा बुरी थी। देखिए, जो भारत को ले डूबा और इसका खामियाजा आज भी भारत को भुगतना पड़ रहा है, वो था 71 से लेकर के और 2014 तक। बीच में हम कुछ सरकारों के पीरियड को भी हम जोड़ लें या घटा दें तो भी इंदिरा गांधी और मनमोहन सिंह की जोड़ी को सुन के आश्चर्य होगा कि मनमोहन सिंह ने इस देश की अर्थव्यवस्था को का जितना कबाड़ा किया उतना और किसी ने नहीं किया, और उसमें उनको सबसे ज्यादा श्रेय मिला इंदिरा गांधी से। 1971 में मनमोहन सिंह, जो कि एक इकोनॉमिक्स के एक बहुत बड़े स्कॉलर थे और उन्होंने विदेश में कैम्ब्रिज में पढ़ाई की थी, तो उनको इंदिरा गांधी लेकर आती हैं और उनको ट्रेड, कॉमर्स और इंडस्ट्री मिनिस्ट्री में ललित नारायण मिश्रा, जो बिहार से ही थे, इंदिरा गांधी के बड़े करीबी हुआ करते थे, तो ललित नारायण मिश्रा जो ट्रेड, कॉमर्स और इंडस्ट्री मिनिस्टर थे, उनके मंत्रालय में सचिव बना दिया जाता है। आगे उनसे मतभेद होता है तो फिर इनको भारत का वित्त सचिव बनाया जाता है। यानी वे बिना आईएएस बने ही उनको एक तरह से आईएएस का पोस्ट दे दिया जाता है मनमोहन सिंह। और ये मनमोहन सिंह ऐसे पॉलिसीज कार्व आउट करते हैं जिसमें कि इंडिया की में ज्यादा से ज्यादा इन्वेस्टमेंट की जरूरत थी, अच्छी टेक्नोलॉजी के आने की जरूरत थी, कंपटीशन को बढ़ावा देने की जरूरत थी। इन सबको रोक कर मनमोहन और इंदिरा गांधी की जोड़ी ने भारत की इकोनॉमी को पूरा ऑर्थोडॉक्स तरीके से चलाया, और भारत में इन्वेस्टमेंट का अभाव रहा, कंपटीशन का अभाव रहा। नतीजा ये रहा कि इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट की जो संभावना थी वो ठप पड़ गई, और विदेशों से हम कर्ज पर कर्ज लेते रहे, कोई इंफ्रास्ट्रक्चर का बेहतर डेवलपमेंट नहीं हुआ, और नहीं तो इंपोर्ट्स पर, बढ़िया क्वालिटी के कपड़े पर, जूतों पर, या जो कंज्यूमर गुड्स थे, टेक्नोलॉजी पर, इन सब पे रोक लगा रहा। और कुछ सेक्टर को स्पेशली अलॉट कर दिया गया कि अपैरल इंडस्ट्री, शू इंडस्ट्री, इन सभी चीजों में यही लोग इन्वेस्टमेंट करके बनाएंगे, मीडियम स्मॉल इंडस्ट्री के क्षेत्र में, जिसके कारण भारत में जो कंज्यूमर गुड्स का प्रोडक्शन था बड़ा ही घटिया किस्म का होता था, क्योंकि उसमें इन्वेस्टमेंट नहीं होता था। जो बड़ा इन्वेस्टमेंट कर सकते थे उनको प्रोडक्शन अलाउड नहीं था। अब इस तरह ये बताइए ये कैसी इकोनॉमिक पॉलिसी थी। लोग कहते हैं कि मनमोहन सिंह भारत के बहुत ही बड़े उन्होंने इकोनॉमिस्ट कहा जाता है। जी, उन्होंने जिस तरीके से भारत की इकोनॉमी को एक नए आयाम पर लेकर चले गए वो, लेकिन उन्होंने पूरे इंडियन इकोनॉमी को डुबाया पूरे 70 के दशक में। देखिए, मनमोहन सिंह एक ऐसे गिद्ध के तौर पे याद किए जाने चाहिए जिनका साया भारत के ऊपर मंडराता रहा कई दशकों तक। और रामविलास पासवान को कहा जाता है कि रामविलास पासवान मौसम विज्ञानी है। भारत के सबसे कामयाब मौसम विज्ञानी मनमोहन सिंह है। भारत के सबसे कामयाब मौसम विज्ञानी मनमोहन सिंह है, जिन्होंने एकदम समय देख करके इंदिरा गांधी के साथ अपने आप को टीम अप किया
और आगे बढ़ते बढ़ते फिर वो भारत के आर्थिक सलाहकार बने, वित्त सचिव रहे, आर्थिक सलाहकार रहे प्राइम मिनिस्टर ऑफिस में, उसके बाद उपाध्यक्ष बनाए गए वो आरबीआई के, फिर आरबीआई के गवर्नर बनाए गए वो, जी। और फिर आगे चल करके जब चंद्रशेखर की सरकार थी, तो चंद्रशेखर की सरकार जिसने कि सोना गिरवी रखा हुआ था, हम्म। आपको याद होगा भारत का, उस सोना को गिरवी रखने के समय भी भारत का जो आर्थिक सलाहकार था भारत सरकार का, हमारे मनमोहन बाबू ही थे। हम्म। इनकी इनकी ही सलाह पर ये सब हुआ था, जब भारत के पास मात्र 2.5 सप्ताह का, 2.5 वीक का इंपोर्ट का खाली फॉरेन एक्सचेंज रह गया था बाकी, और आईएमएफ के दबाव में ये सारे रिफॉर्म शुरू हुए। जी। तो मेरा कहना ये है कि इंदिरा गांधी के इस पूरे पीरियड में जो मनमोहन सिंह सबसे बड़े टेक्नोक्रेट थे भारतीय अर्थव्यवस्था के, यानी इकोनॉमिक सेक्टर के जानकार में से सबसे बड़े आदमी थे, इन दोनों ने मिल करके इंडियन इकोनॉमी को लिबरलाइज करने का, ग्लोबलाइज करने का, कंपटीशन को बढ़ावा देने का कोई प्रयास नहीं किया। जी। जबकि माओ की मौत हो गई थी चीन में, और डेंग जियोपिंग के आने के बाद वहां पर अमेरिका के साथ चीन का कोऑपरेशन कई कई गुना बढ़ गया, हम्म। टेक्नोलॉजी का हस्तांतरण होने लगा, और चीन अमेरिका के साथ अपने जो आर्थिक संबंधों को प्रगाढ़ कर रहा था, मजबूत कर रहा था, कंपटीशन को बढ़ावा दे रहा था। और जी। देखते देखते अभी 5-7 साल में ही चीन की पर कैपिटा इनकम काफी ठीक ठाक ग्रोथ कर चुकी थी, जबकि जी। इंडिया में बहुत ही बड़ा डिक्लाइन चल रहा था। अब इन्हीं बातों की वजह से महंगाई बहुत कई गुना बढ़ गई, और जब 1974 में जो ये सूखे की स्थिति आई, क्योंकि बारिश अच्छी नहीं हुई थी, जी। तो इसके बाद कई चीजों की कीमत बढ़ गई, फूड ग्रेन की कीमत बढ़ी, तो कॉलेज में पढ़ने वाले छात्रों के हॉस्टल के खाने का, यानी उनकी थाली की कीमत भी बढ़ गई। और जी। इसको लेकर के जो हॉस्टल एडमिनिस्ट्रेशन था उनके और छात्रों के बीच अब खींचतान शुरू होने लगा। इसकी शुरुआत हुई गुजरात से। अच्छा। हाँ, तो इसकी शुरुआत होती है गुजरात से, और गुजरात में होता ये है कि वहाँ के, यानी गुजरात के जो मुख्यमंत्री थे चिमन भाई पटेल, वे छात्रों के खिलाफ कुछ कठोर कदम उठाते हैं। ओके। और जब ये सब कुछ अभी चल रहा होता है, तभी जून 1975 का टाइम आता है, जब इलाहाबाद हाई कोर्ट में जगमोहन सिन्हा जो वहाँ के जज थे हाई कोर्ट के, जी। उन्होंने 1971 में इंदिरा गांधी के चुनाव को लेकर के जो मुकदमा चल रहा था, उसमें फैसला दिया कि इंदिरा गांधी ने कम्युनल सेंटिमेंट का इस्तेमाल किया था 1971 के लोकसभा चुनाव को जीतने में। रायबरेली से वो चुनी गई थी, जी। तो रायबरेली सीट पर उन्होंने कम्युनल सेंटिमेंट्स को एक तरह से उभारने की कोशिश की थी, हवा दी थी। लोगों को अपने पक्ष में गोलबंद करने के लिए, या अपने पक्ष में ध्रुवीकरण करने के लिए, और इसलिए उनके चुनाव को गैर कानूनी घोषित कर दिया गया। ओके। अब इसके बाद अगर ऐसी स्थिति थी, तो अब प्रधानमंत्री के पास इस्तीफा देने के अलावा कोई दूसरा विकल्प नहीं रह गया था। जी। लेकिन इंदिरा गांधी ने ऐसा नहीं करके और आपातकाल घोषित कर दिया। अब देखिए, ओके। आपातकाल इंदिरा गांधी ने जो जो घोषित किया था, हम्म। इसके पीछे उनका ये तर्क था इंदिरा गांधी का, क्योंकि पूरे देश भर में छात्र जो थे, ये छिटपुट कहीं ज्यादा कहीं कम सरकार के खिलाफ विरोध कर रहे थे। जी। तो विरोध करने वाले छात्रों और कुछ विपक्ष के नेताओं ने मिलकर बिहार के वयोवृद्ध सोशलिस्ट लीडर जयप्रकाश नारायण से संपर्क किया। अब जी, वो मैं वही काफी आपसे बूढ़े वही हो गए क्वेश्चन मैं वो उसी पर आ रहा था कि क्योंकि जेपी आंदोलन जो है वो एक बहुत बड़ा मेजर जो है उभर कर निकला, और इंदिरा गांधी को लगा कि शायद उनकी जो सत्ता है उनके हाथ से छिन सकती है। तो ये भी एक बहुत बड़ा रीजन था। और जेपी नारायण का जो एक बहुत बड़ा जो मेन कॉज जो इंदिरा गांधी ने बोला था कि जेपी नारायण ने आर्मी को जो है एक तरीके से जो है उनकी उनको बोला था कि आप जो है देश की जो चुनी हुई सरकार है उसके अगेंस्ट जो है जाने के लिए उनको बोला था। और ये एक बड़ा रीजन इंदिरा गांधी ने बोला था इमरजेंसी लगाने के लिए। देखिए, हुआ ये था कि इंदिरा गांधी की सरकार पर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगे थे, एडमिनिस्ट्रेटिव मिसमैनेजमेंट के गंभीर आरोप लगे थे, और लोकतंत्र का सबसे बड़ी बात यह थी कि विपक्ष ने लोकतंत्र का गला घोटने का आरोप लगाया था। और इंदिरा गांधी के समय में महंगाई बेतहाशा बढ़ती चली जा रही थी, और जब समाज का हर तबका, हर वर्ग उनसे नाखुश था,
क्योंकि इंडस्ट्रियल ग्रोथ बहुत नीचे जा रहा था। एग्रीकल्चरल सेक्टर में प्रोडक्शन तो खैर अपने सबसे बुरे दौर में चल रहा था। जी। यानी शास्त्री जी से लेकर इंदिरा गांधी के पूरे दौर तक में इंडस्ट्रियल ग्रोथ के क्षेत्र में कोई कुछ खास हो नहीं पाया था, कुछ बेहतर नतीजे नहीं आ पाए थे। तो इन वजहों से क्या था कि इंदिरा गांधी के खिलाफ असंतोष तो बढ़ ही रहा था। इसी में इंदिरा गांधी के खिलाफ नारेबाजी जो पूरे देश भर में हो रही थी, इन लोगों ने जेपी से संपर्क किया और जेपी इसके लिए तैयार भी हुए। थोड़े असहज महसूस करने के बाद वे तैयार भी हुए और फिर अंततोगत्वा जयप्रकाश नारायण ने कहा कि चूंकि एक भ्रष्ट सरकार है और लोकतांत्रिक तरीके से काम कर रही है, इसके कामकाज के तौर तरीकों में देश के संवैधानिक संस्थाओं और संविधान के जो मूल्य हैं, यानी जो वैल्यूज एनश्राइंड इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन, ये सरकार उनको कोई महत्व नहीं दे रही है। तो उन्होंने कहा था कि देश के सभी कर्मचारी सरकारी कर्मचारी सरकार का आदेश मानने से मना कर दें और उसमें इन्होंने स्पेशली मेंशन किया था कि देश की का जो पुलिस तंत्र है और पुलिस तंत्र को ही उन्होंने खास तौर पे कहा था कि देश का जो पुलिस तंत्र है वह सरकार की बात मानने से मना कर दे, क्योंकि इंदिरा गांधी वाज रिसोर्टिंग टू मिसेस इंदिरा गांधी वाज रिसोर्टिंग टू आयरन हैंड पॉलिसी अगेंस्ट प्रोटेस्टर्स, स्पेशली स्टूडेंट्स। तो इस वजह से इंदिरा गांधी ने जिस तरह की पॉलिसी को अपना रखा था, इसको देखते हुए उन्होंने ये कहा था जयप्रकाश नारायण ने। लेकिन जयप्रकाश नारायण ने कहीं भी ये नहीं कहा था कि सरकार के खिलाफ हथियार बंद विद्रोह होना चाहिए। इंदिरा गांधी का कहना था उनकी नजर में यही विद्रोह था। अब देखिए मामला ये है कि आमतौर पे अकॉर्डिंग टू प्रेसिडेंस, यानी परंपरा के अनुसार होना ये चाहिए था कि कैबिनेट की बैठक होती और कैबिनेट की बैठक के बाद इमरजेंसी लागू करने का प्रस्ताव राष्ट्रपति को भेजा जाता। वो कैबिनेट का डिसीजन होना चाहिए था, लेकिन इंदिरा गांधी ने खुद अपना एक पत्र राष्ट्रपति को भिजवाया और बड़ा मजाकिया उसका कार्टून देखने को मिलता है कि बाथ टब में बैठे हैं उस समय के जो राष्ट्रपति थे फखरुद्दीन अली अहमद। ये बांग्लादेशी होने का भी इनके ऊपर कई बार विपक्ष इल्जाम लगाता रहा है, उनके विरोधी। तो ये इंदिरा गांधी के बहुत ही करीबी व्यक्ति थे। कहा जाता है कि इंदिरा गांधी जब पहली बार प्राइम मिनिस्टर बनी तो उनके कैबिनेट के सारे मिनिस्टर्स इनके पसंद के नहीं थे, लेकिन जो इनकी चल पाई उसमें अपने कोटे से जिन दो लोगों को, जिस एक व्यक्ति को वो मिनिस्टर बनवा पाई थी, उनमें एक यही थे फखरुद्दीन अली अहमद ही, जिनको वो 66 में अपने सरकार में मंत्री बनवाई थी। और वही बीबी गिरी के बाद यही फखरुद्दीन अली अहमद अब भारत के राष्ट्रपति थे। उन्हीं फखरुद्दीन अली अहमद ने आंख मूंद के साइन कर दिया जब वो मैंने दिखाते हैं कि वो बाथ टब में नहा रहे हैं और उनका जो सेक्रेटरी है पत्र लेकर जाता है, उस पर साइन मार देते हैं। तो अब इमरजेंसी लागू हो गया, जो बड़ा ही ड्रैकोनियन दौर था। विपक्ष के नेताओं को, छात्र नेताओं को जेल में डाल दिया गया। इंदिरा गांधी ने एक 20 सूत्री कार्यक्रम की घोषणा की थी, ये भी बड़ा महत्वपूर्ण है। तो मुझे तो लगता है कि हम लोग इंदिरा गांधी का जो इमरजेंसी पीरियड है, इसको लेकर के इसकी चर्चा हम लोग और थोड़ा विस्तार से अगले एपिसोड में भी करें तो ज्यादा जरूरी होगा, क्योंकि मुझे लगता है कि इस पीरियड में जो सबसे क्रांतिकारी बात साबित हुई थी वो थी इंदिरा गांधी का जो उन्होंने नसबंदी का जो फैसला लिया था, जिसमें कि 13 या 12 साल के बच्चों का 10 साल के बच्चों तक की नसबंदी कर दी गई थी। उनका अंडकोश काट दिया गया था। कहा जाता है कि 80 साल के बूढ़ों को पटक के उनका और अंडकोश काट दिया जाता था। तो बताइए कि ये कौन सी सरकार। और उसको लीड करने वाले खुद संजय गांधी थे। उसको लीड कर रहे थे संजय गांधी। उसमें स्पेशल टारगेट दिया गया था कि सांसदों को कि आप अपने क्षेत्र में इतनी नसबंदी कराएंगे। अब सांसदों ने अपने नीचे जो लोग थे उनको ये टारगेट दिया था, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट्स को ये टारगेट मिला हुआ था, उनके नीचे बीडीओ यानी ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर्स को मिला था, सर्किल ऑफिसर सीओ को मिला था, उसके नीचे पंचायती स्तर पे ये आदेश पारित हुआ था। तो सबको टारगेट मिला था और बड़ा ही सिस्टमैटिक तरीके से पूरे देश में जो एक अभियान चला जिसमें कि बच्चों तक को नहीं छोड़ा गया। इसके अलावा बड़ा जो भी सरकार के विरोध में आता था उसको जेल में डाल दिया जाता था।
उस समय की जेलों में एक बहुत ही बड़ी चर्चा होती थी कि जो इंदिरा गांधी के राजनीतिक विरोधी थे, उनको हेलीकॉप्टर की पंखी बना दिया जाता था। यानी 2 लोगों को पकड़ करके और जो पंखा होता था, क्योंकि आप जानते हैं कि जेल में बड़े रॉड, बड़ी-बड़ी ऊँची उसके जो छत होते हैं, जी, तो जी, उसमें जी। एक बड़ा-सा रॉड होता है पंखे का और जी। बड़ा मजबूत पंखा होता है। तो हुँ, उस पंखे पर 2 लोगों को क्रिस क्रॉस बाँध दिया जाता था ओके। और पंखा चला दिया जाता था और वो उसमें ये होता था कि और उनको फिर उनकी पिटाई की जाती थी। हुँ, मतलब प्रताड़ित करने के एक से एक प्रयास किए गए और दक्षिण भारत में तो कर्नाटका फ़िल्म इंडस्ट्री की एक हीरोइन थी, उनको तो इतना मारा गया कि वो जेल में ही मर गईं। वो रात भर चिल्लाती थीं बेचारी। हुँ, और एक तो कांग्रेस के ही नेता थे डीपीटी, तो जो कि बाद में भी कांग्रेस में रहे, कुछ दिन वो इसमें एनसीपी में भी रहे। हुँ, तो देवेंद्र प्रसाद डीपीटी त्रिपाठी, तो वो तो जीवन भर के लिए अंधे हो गए थे इमरजेंसी के दौरान। उनको ओके। इतनी उनकी पिटाई हुई थी। तो ये इमरजेंसी का दौर जो है, ये अपने आप में बड़ा ही एक ऐसा काला अध्याय है भारतीय लोकतंत्र के इतिहास का, जी। जिसके बारे में कहा जाता है कि हम ये कहें कि हरि अनंत हरि कथा अनंता। हालाँकि हरि से इसकी तुलना तो करना, भगवान से तुलना करना उचित नहीं होगा। जी, लेकिन ये भगवान जितने विख्यात हैं, ये जो इमरजेंसी का जो दौर था, ये उतना ही कुख्यात है, बिल्कुल। उतना ही ज़्यादा ड्रैकोनियन है। तो ये सब कुछ चल ही रहा था भारत में और इस तरह से जो इंदिरा गांधी के करीबी लोग थे, कई सारे लोग, वे ही लोग धीरे-धीरे करके इंदिरा गांधी का साथ छोड़ने लगे हुँ, और उनके पार्टी के ही कई सारे मिनिस्टर्स कांग्रेस छोड़ करके विरोधी खेमे में आकर शामिल हो जाते हैं, जिसमें कि बाबू जगजीवन राम थे, फिर इसके बाद हेमवती नंदन बहुगुणा थे जी। और भी कई सारे नेता थे और छात्र जो बाद में हम देखते हैं कि भारतीय राजनीति में बिहार और उत्तर प्रदेश में जो नेता उभर कर सामने आते हैं, जी। मुलायम सिंह यादव थे, लालू प्रसाद यादव थे, रामविलास पासवान, नीतीश कुमार, शरद यादव, ये तमाम नेता जो हैं उभरे, ये सब छात्र नेता हुआ करते थे सन हुँ, 75-77 के आंदोलन के। जी। उस समय रामलीला मैदान में जो कुछ भी हुआ, किस तरह से आईबी मिनिस्टर उस समय के थे, जो इंद्र कुमार गुजराल जो बाद में भारत के प्रधानमंत्री भी बने, उनके ऊपर किस तरह का दबाव था और प्रेस का सेंसरशिप किया गया। ये एल के आडवाणी ने एक बार कहा था प्रेस सेंसरशिप के मामले में जी। कि प्रेस की स्थिति तो ऐसी कर दी गई थी कि प्रेस वालों को जब कहा जाता है कि जस्ट गो डाउन, दे स्टार्ट क्राउलिंग। ओके। उनसे जब झुकने को कहा जाता है तो ये रेंगना शुरू कर देते हैं। हुँ, प्रेस को इतना पंगु बना दिया गया था, जिसको कि हम कहते हैं लोकतंत्र का चौथा स्तंभ। तो जी। देखिए बहुत ही तशद्दुद हुआ था उस दौर में और मुझे लगता है कि सिर्फ एक एपिसोड में इसको कवर कर पाना बड़ा बहुत मुश्किल मुश्किल होगा। होगा है। जी। जी, जी। क्योंकि 75 से लेकर 77 का जो पीरियड है, बड़ा डिफाइनिंग है। इसमें इंदिरा गांधी ने एक बहुत ही ड्रैकोनियन कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट किया, जिसको 42वां संविधान संशोधन कहते हैं, 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। जी। उसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा गया था उस समय। ओके। यानी संविधान को बेतरतीब तरीके से अमेंड करने की कोशिश की गई थी, जिससे कि इंदिरा गांधी अपनी सरकार को बचा सके। वो तो शुक्र हो, इंदिरा गांधी के करीबी लोग और कई सारे एडमिनिस्ट्रेटिव अधिकारी जो कि अब ऊब चुके थे इमरजेंसी के दौर से, उन लोगों ने इंदिरा गांधी को कन्विंस करना शुरू किया कि मैडम, ये जनता आपके इमरजेंसी से बहुत ही खुश है, हुँ, तो ये एक बहुत अच्छा समय है, बहुत ही फेवरेबल कंडीशन है, क्योंकि कुछ अच्छी चीज़ें, थोड़ी बहुत पॉजिटिव जो चीज़ें हुई थी, वो ये कि इमरजेंसी में ट्रेनें सही समय पे चल रही थी, प्लेन सही समय पे उड़ रहे थे। हुँ, लोग दफ्तर एकदम 1 मिनट की देरी से भी नहीं करते थे दफ्तर जाने में, जी। क्योंकि सरकार का बहुत ही ज़्यादा भय था और लोग बड़ा डिसिप्लिन तरीके से रहते थे और अपराध में भी थोड़ी कमी आई ज़रूर थी, लेकिन इतना कठोर तरीके अपना करके अगर आप लोकतांत्रिक देश में अनुशासन लाने का प्रयास करते हैं, तो ये अपने आप में कोई अच्छी चीज़ नहीं है। जी, और बिल्कुल। इंदिरा गांधी को किसी तरह से विश्वास दिलाया गया। इसी जगह पे पता चलता है कि इंदिरा गांधी का जो अपना पॉलिटिकल एक्यूमेन था, वो कितना अच्छा था या कितना आला स्तर का था या नहीं था, यही पता चलता है। इंदिरा जी। गांधी फिर समझ जाती हैं कि हाँ, उनके लिए फेवरेबल कंडीशन है और 77 के चुनाव की घोषणा करती हैं और इमरजेंसी लिफ्ट करती हैं, अपने सभी विरोधियों को जेल से छोड़ देती हैं
और जब चुनाव होता है तो नतीजा जग जाहिर है। जी तो ये है बिल्कुल। इमरजेंसी के दौर तक की पूरी कहानी, और मैं उम्मीद करता हूँ कि और भी जो बचे हुए कई सारे इवेंट्स हैं, हालांकि बहुत सारे जी, मेरे को लगता ऐसे है ऐसे मृत्युंजय, मुझे लगता है कि इमरजेंसी पे जो है हमें एक थोड़ा डीप डाइव और करना पड़ेगा, क्योंकि वो जो एक पीरियड था वो एक बहुत ही भयावह पीरियड था, और वो हम जो है सिर्फ एक एपिसोड में कवर नहीं कर सकते, उसके लिए हमें शायद एक और एपिसोड और लगाना पड़े। लेकिन हाँ, जी आज का जो एपिसोड था काफी इंटरेस्टिंग था। हमने ये जाना कि किस तरीके से जो है मनमोहन सिंह की जो एक बहुत बड़ी भूमिका रही भारतीय अर्थव्यवस्था में उथल पुथल क्रिएट करने की, और जिस तरीके से इंदिरा गांधी ने जो है हालांकि 1971 में बांग्लादेश वॉर जो है वो उन्होंने जीती जरूर, लेकिन उस वॉर का जो नतीजा निकला, अपने ही देश में उनको जो है काफी प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ा, चाहे वो इन्फ्लेशन हो, चाहे वो अनएम्प्लॉयमेंट हो, या फिर और भी कई अलग अलग चीजें हो, तो उनको भी जो है इंदिरा गांधी को झेलना पड़ा। तो लेकिन आज के इस स्पेशल एपिसोड में सिर्फ इतना ही। मेरे साथ आपके जो ज्ञान आपने बांटा मृत्युंजय, उसका बहुत बहुत धन्यवाद, और आशा करता हूं कि हमारे दर्शकों को ये भाग पसंद आया होगा, और हम कोशिश करेंगे कि अगले पार्ट में जो है और थोड़ा इमरजेंसी का जो काल था उसके बारे में थोड़ी बातचीत करें, और उसके साथ साथ जो है थोड़ा आगे के पीरियड में, और खासकर जो पंजाब में जिस तरीके से एक बहुत बड़े फिगर को, एक छोटे से फिगर को एक बहुत बड़ा फिगर बनाने के बाद किस तरीके से इंदिरा गांधी को जो है अपनी भूल का एहसास हुआ, और उसके बाद किस तरीके से जो 1984 के सिख दंगे हुए, वो सब जो है हम डिस्कस करेंगे अपने नेक्स्ट एपिसोड में। बहरहाल इस पॉडकास्ट के इस एपिसोड में सिर्फ इतना ही। थैंक यू मृत्युंजय, बहुत बहुत। जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद।